नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। पुतिन ने लोन लिया, ईएमआई भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज ये चैप्टर पूरे देश को देखना चाहिए। पुतिन ने लोन लिया, ईएमआई नरेंद्र मोदी भरेंगे। पीएम मोदी का वो चैलेंज जिसमें चूके तो महंगाई रॉकेट बनकर ऊपर जाएगी, वो चैलेंज क्या है उसके बारे में बताऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को गलत मैथमेटिक्स कौन पढ़ा रहा है भाई? कायदे से पाठशाला ही देख लेते हैं, लेकिन गलत मैथ्स पढ़ा रहा है कोई उनको। कौन है वो, उसका क्या परिणाम हो रहा है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा जरा पाकिस्तान चलेंगे और इमरान, बाजवा या कोई और पाकिस्तान में बड़ा चोर कौन है, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। फिर सऊदी अरब में लोगों के सर क्यों काटे जा रहे हैं, आज इसकी बात होगी। वो खबर जिसे देखकर हमारे यहां का सरतन से जुदा गैंग कांपेगा, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। चीन की आईफोन फैक्ट्री में दंगा क्यों हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जरूर देखिएगा। और 28 करोड़ की एक डोज, दुनिया की सबसे महंगी दवा का चैप्टर भी आज आपके लिए लेकर आया हूं। एक डोज अगर आपको उस दवा की चाहिए तो 28 करोड़ रुपए लगते हैं। कौन सी दवा है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पाठशाला में दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब राहुल गांधी के लुक को लेकर, कैसे वो दिख रहे हैं उसको लेकर तनातनी होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि राहुल गांधी अब इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह लगने लगे। यह बेहतर होगा कि वो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की तरह दिखें। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वो असम के सीएम नहीं बल्कि पेटी ट्रोल लग रहे हैं। आज शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि वो राजनीति की रेस में आगे तक जाएंगे। आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच करीब 45 मिनट बातचीत हुई है। बिहार पहुंचने पर हुए स्वागत पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तिहाड़ में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो सामने आया। बीजेपी इस वीडियो को जारी कर चुकी है और इसमें दिख रहा है कि सत्येंद्र जैन को उनकी बैरक के अंदर बिस्तर पर खाना परोसा गया है। एक आदमी लगातार उनके लिए खाने का सामान भी ला रहा है। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन ने जेल को रिजॉर्ट बना के छोड़ दिया है, कभी मसाज चल रहा है, कभी खाना चल रहा है। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन के उस दावे पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें सत्येंद्र जैन ने कहा था कि जेल में उनका वजन 28 किलो बढ़ गया है, 28 किलो घट गया है, जबकि जेल प्रशासन कह रहा है कि सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है। श्रद्धा मर्डर केस में एक नया खुलासा हो गया। श्रद्धा ने 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 को पुलिस से आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में यह लिखा था कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। आफ्ताब के पिता को भी इसकी जानकारी है। श्रद्धा की शिकायत पर महाराष्ट्र की तुलिंज पुलिस ने कहा है कि श्रद्धा ने जब पुलिस को शिकायत दी तो प्रक्रिया के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। जब दोनों थाने नहीं आए तो जांच अधिकारी उनके फ्लैट पर गया, लेकिन कुछ ही दिनों में श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली। वहीं आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया। पुलिस के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट कल होगा। पुलिस ने आज जांच के दौरान आफ्ताब के परिवार वालों से पूछताछ की। साथ ही पुलिस ने मुंबई में श्रद्धा के मैनेजर रह चुके करण नाम है, उसको पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। करण ने ही आफ्ताब की शिकायत करने में श्रद्धा की मदद की। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर लगातार एक्शन होता जा रहा है। आज माफिया अतीक अहमद पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो गई। प्रयागराज में पुलिस ने अतीक अहमद की 1 अरब 23 करोड़ की बेशकीमती जमीन को कुर्क कर लिया। 13 बीघा में यह जमीन फैली थी। अतीक अहमद ने अपने पिता हाजी फिरोज और अपने चाचा के नाम पर इसको खरीद रखा था। आज पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ कुर्की का ऐलान किया। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद फिर से गरमाने लगा है। मंगलवार को असम मेघालय सीमा पर मुकरोह के पास फायरिंग हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है। वहीं असम सरकार ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की।
अमेरिका में एक बार फिर से फायरिंग की घटना सामने आई है। वर्जीनिया के वॉलमार्ट स्टोर में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 10 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक वॉलमार्ट स्टोर के मैनेजर ने रात करीब 10 बजे अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे स्टोर को घेर लिया और स्टोर के अंदर हमलावर को मार गिराया। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में मास फायरिंग की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले 20 नवंबर को कोलोराडो के एक क्लब में फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे पुतिन जो लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई मोदी भर रहे हैं, और अगर भारत ये ईएमआई न भरे तो क्या होगा, इसका चर्चा। लोन कोई और ले, ईएमआई कोई और भरे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा और ऐसा कौन करता है भाई? ऐसा कोई करता है तो हमारा भी लोन का ईएमआई भर दे। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इस वक्त हो रहा है, और इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इस पूरी खबर के 3 किरदार, पहला रूस, दूसरा अमेरिका और तीसरा है भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 3 कैरेक्टर हैं आज की इस पहली खबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये बात सही भी है। ये कोई लड़ाई लड़ने का वक्त थोड़ी है। वैसे ही कोरोना ने कम थोड़ी नुकसान किया, लेकिन पीएम मोदी बार बार दुनिया को ये याद दिला रहे हैं, क्योंकि युद्ध लड़ना आसान नहीं होता। युद्ध लड़ना बहुत महंगा होता है। लोगों की जान तो जाती है, नुकसान तो होता ही है, लेकिन बहुत खर्च भी होता है। और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में, और युद्ध की फंडिंग होती रहे, इसके लिए पुतिन अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। अब इस खबर में जो 3 हिस्से हैं, रशिया, अमेरिका और भारत, उन तीनों में पहले रशिया के उस लोन की बात करते हैं जिसे भारत या नरेंद्र मोदी भर रहे हैं, जिसकी ईएमआई। तो पहले लोन की बात। हाल ही में रूस ने नए डेट बॉन्ड्स जारी करके मार्केट से भारी भरकम लोन उठाया, और यह अपने आप में ऐतिहासिक है कि रशिया जो लोन ले रहा है मार्केट से, रूस का लोन यानी जो कर्ज जिसको आप कहते हैं, वो बॉन्ड जारी करके करीब करीब 11.4 बिलियन पाउंड यानी 1,11,000 करोड़ का लोन लिया है रूस ने मार्केट से, बॉन्ड जारी करके, कि 2 पैसा अभी जरूरत है लड़ाई लड़ने के लिए, ये सब खर्चा जरूरी है। और एक दिन में ये पूरा लोन जो उसने लिया है मार्केट से, एक दिन में उठाया है रूस ने। अब पुतिन ने लोन तो उठा लिया, लेकिन इसकी ईएमआई भारत और नरेंद्र मोदी कैसे भरेंगे, ये तो अभी आपको हमने बताया नहीं। अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, ये तो अभी हमने बताया नहीं। ये अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस लोन पर हूं। पहले लोन समझिए, तब तो ईएमआई पर आऊंगा। ये लोन जो है वो रशिया ने उठा लिया 1,11,000 करोड़ का युद्ध के बीच में। लेकिन यहां एक और खेल चल रहा है। भाई रशिया को पैसे की जरूरत पड़ गई, युद्ध इतने दिन से 8 महीने 10 महीने से लड़ रहा है। इसी में जो पश्चिमी देश है उनको दिखी अपॉर्चुनिटी, उनको लगा रशिया को यहीं पर कोने में दबा सकते। तो यहां शुरू हुआ तेल का खेल, जो अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ करने वाले। हुआ क्या कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ तेल को अपना हथियार बना लिया कि ओ ये अभी कर्जा उठा रहा है, मतलब इसका मामला गड़बड़ा रहा है, अब इसका जो है पूरा पॉकेट झाड़ दो, इसको कर्जे में डुबा दो। उसके लिए करना क्या होगा, इन्होंने क्या किया कि यूरोपीय यूनियन और G7 में शामिल देश अब इस बात पर चर्चा करने लगे कि कैसे रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दें, यानी रूस के तेल की एक निर्धारित कीमत तय कर देंगे। अब आप कहेंगे तेल रूस का ये कैसे तय करेंगे, अभी आगे बताऊं। G7 में शामिल देश और यूरोपीय यूनियन ने पहले ही यह ऐलान किया था कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों के लिए 5 दिसंबर से तेल की कीमत वो तय करेंगे। रंगदारी देख रहे हैं कि रूस का तेल होगा और कीमत अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तय करेगा, यूरोपीय देश तय करेंगे। अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया
कि आने वाले दिनों में रूस के तेल पर प्राइस कैप का ऐलान हो सकता है। और अभी यूरोपीय यूनियन से इस बात पर चर्चा चल रही है कि रूस के तेल पर प्राइस कैप कितना होना चाहिए। माना जा रहा है कि इस हफ्ते में यह चर्चा खत्म हो जाएगी और उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। तो मतलब रशिया को घेरने का प्लान तैयार है कि इसको तेल से होने वाली कमाई रोक दो ताकि इसके आर्थिक स्रोत सूख जाए। रूस के तेल की कीमत तय करने के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों के दरअसल दो मकसद हैं। पहला मकसद इनका क्या है? ये जो 1,11,000 करोड़ का लोन उठा रहा है, मकसद नंबर 1 वो क्या है? कमाई कम कर दो। भाई जब आपने मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, आपने कहा 20 रुपए से ज्यादा मैं नहीं बेचूंगा, वो तो 80 रुपए के नुकसान में चला गया। तो एक तो है कमाई कम करो, दूसरा मतलब पहला ये कमाई कम ताकि युद्ध उसके लिए मुश्किल हो जाए, रूस के लिए लोगों में त्राहिमाम आ जाए कि भाई हम देश नहीं चल पा रहा है। लेकिन दूसरा इसका मकसद ये है कम तेल, कम कीमत पर भी तेल बेचो ताकि ग्लोबल लेवल पर तेल के दाम जो हैं वो बहुत ना बढ़े, बहुत ना बढ़े। ये दूसरा प्रयास है, ये दूसरा काम कर लो। तो ये दो एजेंडा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को 10 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अब भी युद्ध खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखा। इसलिए पश्चिमी देश अब रूस को वहां चोट कर रहे हैं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि रूस की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा तेल बेचकर आता है। रूस की जो कमाई है अगर आप उसको देखेंगे, ये तो कर्ज हो गया, कैसे उसको दबा रहे हैं ये देख रहे हैं। रूस की कुल कमाई जो है इसका 40% हिस्सा जो है, 40%, 100 रुपया कमा रहा है अगर, तो 40 रुपया जो है वो तेल बेचकर आता है। समझ रहे हैं? अब अमेरिका और जो पश्चिमी देश है, यूरोपीय यूनियन है, वो क्या कर रहा है, ये 40% में डेंट कर दो ताकि रूस जो कर्जे में डूबा हुआ है वो एकदम से बर्बाद हो जाए। और उसको, क्योंकि बाकी तो ये लोग प्रेशर बना रहे हैं, उसका असर पड़ नहीं रहा, तो यहां डेंट करो तेल पर। अब सवाल यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश कैसे रूस के तेल की कीमत तय कर सकते हैं भाई, क्योंकि तेल तो रूस का है, वो तय करेगा ना भाई कि उसे कितनी कीमत पर बेचना है। फिर अमेरिका ये खेल कैसे कर सकता है? ये कैसे होगा इसको समझिए। दरअसल क्रूड ऑयल बेचने का कारोबार सी रूट के जरिए होता है, समुद्र के रास्ते से। अब रशिया से अगर इंडिया तेल आ रहा है तो ऐसे थोड़ी हवा में उड़ के आ रहा है, वो समुद्र के रास्ते से आता है। इसके लिए शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनी की मदद ली जाती है। ये ज्यादातर कंपनियां यूरोपियन यूनियन देशों की ही हैं। अब G7 देश चाहते हैं कि यही कंपनियां प्राइस कैपिंग की नीति लागू कर दें। इसके लिए प्रावधान किया जाएगा कि जो भी ऑयल टैंकर G7 देशों की जो निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचा जाएगा, उसे ये कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देंगी, मैरीटाइम सर्विसेज नहीं देंगी और फाइनेंस नहीं देंगी। ये सारी सुविधा कैंसिल। मतलब अगर तेल जा रहा है और उससे पूछे तुम कितना में ले जा रहे हो जी, तो मान लीजिए बोला 50 रुपया में ले जा रहे हो, तो बोलेंगे अरे हमने तो तय किया कि 20 रुपए से ज्यादा में कोई नहीं बेचेगा, 50 में ले जा रहे हो, तुम्हारा इंश्योरेंस कैंसिल, तुमको मैरीटाइम सुविधा नहीं देंगे, फाइनेंस नहीं देंगे, जाओ अब करो। तो इस तरह से ये लोग फाइनेंस वाली, इंश्योरेंस वाली कंपनियों के जरिए प्रेशर बना रहे हैं रूस पर और दुनिया पर। अब सवाल यह है कि अगर रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया गया तो होगा क्या? अमेरिका और पश्चिमी देशों का कैलकुलेशन यह है कि रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने से रूस ज्यादा कीमत पर अपने तेल को नहीं बेच पाएगा, इससे उसकी तेल की कमाई घट जाएगी। रूस के सेंट्रल बैंक के मुताबिक, इसी रूस का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने यहां आरबीआई हो गया, तो वहां जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कह रहा है कि 2021 में, 2021 में जो क्रूड ऑयल से रूस की कमाई थी वो थी 113 बिलियन पाउंड, यानी करीब 9,54,000 करोड़ रुपए की कमाई रूस को किससे हुई थी? क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल बेचकर। और इसमें रिफाइंड प्रोडक्ट बेचकर 70 बिलियन पाउंड, यानी 5,92,000 करोड़, 92,000 करोड़ जो है
ये रिफाइंड प्रोडक्ट से था, यानी जो रिफाइंड तेल बेचता है, जैसे गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कमाई रूस को इससे होती है। इस साल भी शुरुआती 6 महीनों में रूस ने फ्यूल बेचकर 13 लाख, 6 महीने में, इसको अगर आप देखेंगे 6 महीने में रूस ने कितना कमाया आपको पता है? 13,37,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ 6 महीने में रशिया ने कमा लिया तेल बेचकर, जबकि ये लोग बैन लगाए हुए थे। इसमें से 8,60,000 करोड़ रुपए, 13 लाख करोड़ रुपए जो इंपोर्ट से हुआ है, उसमें से 8,60,000 करोड़ जो है ये ऑयल इंडस्ट्री से। अब सीधा सीधा इनका हिसाब ये है कि अगर ये पैसा आता रहा तो कर्ज तो चुक जाएगा और रशिया तो बाहर आ जाएगा, फिर तो लड़ता रहेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लग रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत पर कैपिंग करने से रूस को नुकसान होगा। इनका गणित यह चल रहा है कि अगर रूस अपना क्रूड ऑयल $75 प्रति बैरल बेचता है और अगर G7 देश रूस के ऑयल पर $50 प्रति बैरल तक की कैपिंग कर देंगे तो उसको $25 प्रति बैरल का नुकसान होगा। तो यहां अगर $25 का नुकसान हो गया तो यह मामला जो है उसके लिए गड़बड़ाएगा, रूस बाप करेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई गलत मैथ्स पढ़ा रहा है। वो गलत मैथ्स क्या है अभी आपको आगे बताऊं। लेकिन अब इस पूरी कहानी में जो अभी तक आपने सुनी कि रशिया कर्जे में है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो है वो चाह रहे हैं कि इसका पेट्रोल का कीमत कम करके इसको दबोच दो, इस सारी कहानी में अब एंट्री होती है भारत की और पीएम मोदी की। ये एंट्री हो गई अब इन दोनों की। पहला हिस्सा आपको समझ में आ गया, अब इन दोनों की एंट्री होती है। जो मैं आपसे कह रहा था कि भारत ईएमआई चुका रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के ऑयल कारोबार पर चोट करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ रशिया पर चोट नहीं है, इससे भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त स्थिति यह है कि अक्टूबर में, सिर्फ अक्टूबर का बता रहा हूं, अक्टूबर के महीने में 9,46,000 बैरल तेल रशिया से किसको मिला? प्रतिदिन, ये पर डे है, पर डे, हर दिन इतना क्रूड ऑयल की सप्लाई भारत को हुई, भारत को रशिया से, जो एक महीने में सबसे ज्यादा है। जो भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 22% है बॉस, 22%। कहां से आ रहा है? रूस से आ रहा है भारत के पास। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अगर आप 6 महीना देखिएगा, अप्रैल से सितंबर तक, भारत ने $15.6 बिलियन इतने का तेल रूस से खरीदा है। जबकि पिछले साल अगर देखिएगा कि भारत पूरे साल में, ये तो 6 महीने में $15 बिलियन हो गया ना, 15.5, पिछले साल पूरे साल में $3.7 बिलियन था। मतलब आधे साल में भारत ने 5 गुना से ज्यादा का तेल रशिया से खरीद लिया। अब आपको समझ में आया कि रशिया जो कर्ज ले रहा है उसकी ईएमआई भारत कैसे चुका रहा है। अगर भारत ये खरीदारी नहीं करता तो आज रशिया अपने कर्ज की ईएमआई भरने की भी स्थिति में नहीं होता। ये तो भारत खड़ा हो गया भाई कि तुम लगाओ जो तुमको करना है। वो आपको दिखाया था ना, अमेरिकी देश, यूरोपीय यूनियन बोलते रहे कि अरे ये क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है भारत। हमारे विदेश मंत्री ने वहां जाके उनको सुना है कि हेलो, ज्यादा ना समझाओ, तुम लोग खुद खरीद रहे हो और हमको समझा रहे हो। तो भारत कहां $3.7 बिलियन से सीधा $15.6 बिलियन पर पहुंच गया। इसलिए हम कह रहे थे कि रशिया की ईएमआई भारत और नरेंद्र मोदी भर रहे हैं। ये पैसा नहीं होगा तो रशिया बाप बाप कर देगा।
क्योंकि इस वक्त भारत जो है, भारत का तेल आयात अगर आप देखेंगे किन देशों से हो रहा है आपको पता है? उसमें नंबर 1 पर कौन है पता है? रशिया। इस वक्त भारत सबसे ज्यादा तेल किसी से आयात कर रहा है तो रशिया से 22%। नंबर 2 पर है इराक, जहां से 20% तेल आ रहा है भारत में। और नंबर 3 पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब, जहां से करीब 16% तेल आयात कर रहा है भारत। तो इस वक्त रूस सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है जहां से भारत तेल ले रहा है। इसलिए ले रहा है क्योंकि सस्ते दाम पे ले रहा है। इसलिए ले रहा है भारत कि अगर नहीं लेते तो अभी जो आपको सस्ते दर पे, सस्ते क्या महंगा तो है ही, लेकिन दुनिया भर में कीमत बढ़ रही है, हमारे यहां नहीं बढ़ रही तेल की कीमत, वो और रॉकेट पे जाता, महंगाई रॉकेट हो जाती। और इसीलिए अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो तेल रूस से खरीदना कम कर दे। अच्छा देखिए, चालबाजी इन लोगों की देखिए कैसी होती है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने हाल में यह कहते हुए भारत पर दबाव बनाया कि भारत रूस से चाहे तो जितना मर्जी तेल खरीद ले, चाहे तो G7 देशों की प्राइस कैपिंग से ज्यादा कीमत पर तेल खरीद ले। कह रहे कि हम जितना कैपिंग लगाएंगे उससे कम कीमत पर तुम तेल खरीदो, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए ट्विस्ट क्या है, कह रही है महिला कि भारत इसके लिए वेस्टर्न शिपिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वाह भैया, मतलब ये ऐसे है कि आपका दोस्त कह रहा है कि तुम मेरे घर से जितना खाना ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन यार एक काम करना होगा, ये खाना ले जाने के लिए मैं तुमको कोई बर्तन नहीं दूंगा, कोई पॉलिथीन नहीं दूंगा, कोई बैग नहीं दूंगा, कोई कागज नहीं दूंगा, कोई सामान ही नहीं दूंगा। तो क्या हाथ में पकड़ के ले जाएंगे? ये लोग यही खेल कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि शिपिंग और अन्य सर्विस के बिना भारत के लिए रूस से तेल इंपोर्ट करना संभव नहीं। अच्छा, भारत को डायरेक्टली बोल रहे थे तो फायदा नहीं होगा, कह रहे हाँ खरीद लो, लेकिन ये सब नहीं देंगे। अब अगर ये दबाव काम कर गया तो पीएम मोदी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तो भारत जहां से सस्ता तेल मिल रहा है वहां से खरीद रहा है और अपने लोगों को दुनिया के मुकाबले कम कीमत पर तेल दे रहा है, महंगाई कंट्रोल में है। लेकिन अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों का नया प्लान कामयाब रहा तो सस्ता तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर कितने दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखा जा सकेगा, यह कहना मुश्किल। वैसे तो अब तक अमेरिका का हर दबाव और अमेरिका की हर प्लानिंग नाकाम हुई है, भारत पर कोई दबाव काम नहीं आया। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी फिर कहा कि भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना जारी रखेगा। लेकिन अब ये रास्ता ही बैन कर देंगे एक तरीके से, तो कैसे आएगा तेल? और नहीं आएगा तेल तो कैसे मिलेगा आपको सस्ता तेल, और महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? क्योंकि भारत और रूस के बीच ऑयल सप्लाई का सी रूट है। अगर मैं आपको ये रास्ता दिखाऊं, जरा इसको समझिए कि कैसे अमेरिका जो है वो खेल करने की और यूरोपीय यूनियन खेल करने की कोशिश कर रहे हैं भारत को अपने पाले में लाने के लिए। इस चीज को देखिए, जरा ये मैप देखिए कि अगर मैं आपको ये मैप दिखाऊं, इसको जरा जूम करके दिखाइए। यहां है रशिया और यहां है इंडिया। सोचने को कोई सोच सकता है कि धप से यहां आ गया पेट्रोल, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये ऐसे नहीं आता। ये यहां से, ये जो सी नीला नीला रास्ता देख रहे हैं, ये यहां से घूमता हुआ यहां आता, ये पूरा समुद्री रास्ते से आता। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यूरोपीय यूनियन है। तो ये जो पूरा समुद्री रास्ता आप देख रहे हैं नीला नीला, ये पूरा यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनसे होता हुआ गुजरता है। और इसीलिए ये चालबाजी कर रहे हैं कि तुम यहां से तो गुजरोगे ही, बिना हमसे कैसे जाओगे। तो अब ये नया नाटक ये कर रहे हैं कि हम तुमको ले जाने के लिए कुछ नहीं देंगे, ले जाओ तुमको जैसे ले जाना। और यहां पर बैठा हुआ है अमेरिका, ये जो आप ये देख रहे हैं इसके पीछे अमेरिका है। तो यहां से बैठे बैठे भाई जो है वो ज्ञान दे रहा है कि एक काम करो, इंडिया पे अब प्रेशर बनाने का यही तरीका। तो अब ये नया चैलेंज आके खड़ा हो गया नरेंद्र मोदी के सामने, अब कैसे आएगा। लेकिन इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है। अमेरिका और पश्चिमी देश बहुत बुनियादी गलती कर रहे हैं, इनके मैथ्स में ही गड़बड़ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक अनुमान है कि यूरोपीय यूनियन रूस के तेल पर $65 प्रति बैरल से $70 प्रति बैरल की कैपिंग करने पर विचार कर रहा है।
लेकिन बॉस, रूस तो पहले ही स्कैपिंग से कम दाम पर अपना कच्चा तेल दूसरे देशों को बेच रहा है। भारत को $60 प्रति बैरल पर बेच रहा है। तुम बोल रहे हो हम $60 या $70 का कैपिंग लगाएंगे। बोलेगा लगा दो, हम तो इससे कम में ही बेच रहे हैं। यानी इनका गणित ही गड़बड़ है। इस कैपिंग से रूस को के ट्रेड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। $65-70 की कैपिंग रूस के ऑयल प्रोडक्शन कॉस्ट से काफी ज्यादा है। इससे भी रूस को कोई नुकसान नहीं होगा। पता नहीं कौन बुद्धि देता है इन लोगों को। हालांकि आज अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है कि रूस से ज्यादा तेल मत खरीदो। ये वो अमेरिका है जिसने कच्चे तेल पर अपनी हुकूमत जमाने के लिए 1991 में ईरान इराक के बीच युद्ध करवा दिया। इस युद्ध को करवाने के पीछे अमेरिका का मकसद इराक में तेल के भंडार पर कब्जा करना था। इराक नहीं माना, इसलिए सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटाने के लिए 2003 में फिर हमला कर दिया। आज की तारीख में कच्चे तेल को लेकर अमेरिका का ईरान से भी टकराव चल रहा है। आए दिन अमेरिका ईरान को धमका रहा है। किस लिए, क्या मकसद है? वही तेल दिखता है इसको। 2020 में अमेरिका ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में हत्या करवा दी, जो अमेरिका के क्रूड ऑयल की चाहत में युद्ध करवा देता है, लोगों को मरवा देता है। वो आज भारत से कह रहा है कि रूस से ज्यादा तेल खरीदना गलत है। लेकिन अभी तक भारत अपने स्टैंड पर कायम है। हम रूस से तेल लेंगे तो लेंगे। जो हम तेल ले रहे हैं उसी के पैसे से रूस अपनी EMI भर रहा है और आगे भी ये जारी रखेंगे, कह तो दिया। लेकिन ये नया नाटक जो है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत कैसे निपटेंगे, ये भी आपको आगे बताऊं। लेकिन पाठशाला में अब कंगाल पाकिस्तान के चोर लुटेरों का चैप्टर। इमरान खान, जनरल बाजवा या कोई और? पाकिस्तान में बड़ा चोर कौन है, आइए देखिए। दुनिया में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो शायद लूट और धोखेबाजी के लिए ही देश बनाया गया। पाकिस्तान की हालत यह है कि यहां प्रधानमंत्री हों, आर्मी चीफ हों, सब लूटमार में लगे हुए हैं। आज की डेट में कई बार आदमी देखता है तो लगता है कि चलो भैया ये अच्छा हुआ है, उधर ही चले गए, सारे उधर शिफ्ट हो गए। इधर रहते तो यहां भी यही करते। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैसे इमरान खान को PM रहते विदेशों से जो गिफ्ट मिले उसे उन्होंने बाजार में बेचकर करोड़ों रुपए बना लिए। अब इमरान खान की नई कहानी सामने आई है जो 25 साल पुरानी। तब वो नेता नहीं, क्रिकेटर थे। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर भारत में मिला एक गोल्ड मेडल बेच दिया था। बॉस, मैं बता रहा हूं, इन लोगों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो कागज पर लिख के अपना देश बेच दे। इनडायरेक्टली तो बेच ही रहे हैं। कोई आदमी सोचिए, इतना बड़ा क्रिकेटर, गोल्ड मेडल भारत से मिला, इसको बेच दिया इस आदमी। इमरान खान को यह गोल्ड मेडल 1987 में मुंबई में खेले गए एक मैच में खिलाड़ियों के सम्मान के तौर पर मिला। 1987 में पाकिस्तान की टीम एक सीरीज के लिए भारत आई थी और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के 50 साल पूरे होने पर 40-40 ओवर का एक प्रदर्शनी मैच रखा गया। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने इस मुकाबले के बाद खिलाड़ियों को गिफ्ट के तौर पर गोल्ड मेडल दिया। पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री का दावा है कि इमरान खान ने यह गोल्ड मेडल कुछ रुपए के लिए बेच दिया और यह आदमी बिल्कुल नहीं बदला। 1987 का मेडल बेचा तो इसको सऊदी अरब में जो गिफ्ट मिला था इनको और इनकी पत्नी को, वो भी इन्होंने बेच दिया था, जो मैंने आपको पहले बताया। अंदर से ये लोगों के अंदर चोरी भरी हुई है। जिस व्यक्ति ने यह मेडल खरीदा था उसने कैमरे पर आकर दावा किया कि यह बात सही है। उसने ओपन मार्केट से 3000 रुपए में गोल्ड मेडल खरीदा। 3000 रुपए, सुनिए एक बार। मेडल जो है 2014 में मेरे पास आया था। ये मेडल्स की एक लॉट थी जो मैंने खरीदी थी लाहौर से। आपने कभी ये पता करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब का ये जो गोल्ड मेडल था ये मार्केट में कैसे आया? ये किसी ने उनके घर से बेच दिया या उन्होंने खुद ही बेच दिया था इसको? मैंने कुछ जो हमारे मकामी पॉलिटिशियंस थे उनके थ्रू मैंने कोशिश की कि मैं इमरान खान साहब से रब्ता करूं और उनसे पूछूं कि आपका कोई मेडल मिसप्लेस हुआ है। और मेरी ये पूरी कोशिश थी कि मैं इमरान खान साहब तक जो है ये मेडल पहुंचा दूं। और मैंने अपने तौर पे 2 साल इसके लिए एफर्ट की, लेकिन चूँकि मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता था तो मेरी रसाई नहीं हो सकी उन तक। तो फिर मैंने कहा कि इसकी जो बेहतरीन जगह है, क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, तो इसके लिए पीसीबी जो है ना सबसे अच्छी जगह है। पीसीबी ने भी मुझे ऑफर की थी कि आप ये मेडल हमें बेच दें, लेकिन मैंने कहा कि ये बेचने से ज्यादा बेहतर है। चलिए, ये आपकी बहुत बड़ाई है कि आपने इसको बेचा नहीं, लेकिन आपको पता है कि पीसीबी ने फिर इसका फोरेंसिक टेस्ट भी करवाया था
और उसमें ये पता चला था कि ये वाकई इमरान खान साहब ही का मेडल है जो उनको क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने 1987 में मुंबई में दिया था। जी जी बिल्कुल। फॉरेंसिक जांच भी हो गई, उसमें भी हो गया क्लियर कि इमरान खान का ही मेडल था। सोचिए, अपना मेडल बेच दिया आदमी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में भी नई रिपोर्ट आई। ये तो इमरान खान का सुने, अब बाजवा का सुनिए। देश में भरे पड़े हैं ऐसे पाकिस्तान में। उनके 6 साल के राज में उनके परिवार ने अरबों की संपत्ति बना ली। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजवा के 6 साल के कार्यकाल में उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार अरबपति बन गए और उनकी संपत्ति 1270 करोड़ रुपए की हो गई। 1270। बाजवा की पत्नी आयशा ने कागज पर 2016 में अपनी घोषित संपत्ति जीरो दिखाई थी, लेकिन 6 साल में ही उनकी संपत्ति 220 करोड़ रुपए हो गई। जीरो से 220। बाजवा की बहू महनूर की संपत्ति 2016 में जीरो, 2018 में 217 करोड़ रुपए हो गए। ये लोग कहेंगे अरे इसमें क्या है सर, अभी भी जीरो ही है, उसके आगे थोड़ा और जीरो लगा के 217 लगा दिए तो 217 करोड़ हो गए। बाजवा की बहू की बहन की संपत्ति भी जीरो, अब अरबों में हो गई। बाजवा के बेटे के ससुर भी अरबपति बने। बाजवा के परिवार और उनके रिश्तेदारों ने 6 साल में कई इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर दिए, कई विदेशी संपत्तियां खरीद ली। बाजवा के परिवार और उनके रिश्तेदार कई कमर्शियल प्लाजा, कमर्शियल प्लॉट, इस्लामाबाद और कराची में बड़े बड़े फार्म हाउस के मालिक बन गए। अब बाजवा आर्मी चीफ है, ये लोग डरा धमका के प्राइम मिनिस्टर को अपने कब्जे में रखते हैं। कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी तो इसको क्या है बोलता हुआ दो, तो करोड़पति नहीं बनेंगे ये लोग तो क्या बनेंगे, सॉरी अरबपति। पाकिस्तान में आर्मी के बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसे वहां के जनरल ना करते। रियल एस्टेट, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, किराना स्टोर तक चला लेते हैं। पाकिस्तान के जनरल हो या फिर पाकिस्तान के नेता, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लंदन जैसे शहरों में इनके बंगले होते हैं, पाकिस्तान से कमाई करके सारा पैसा विदेश में भेज देते हैं। बेईमानी और धोखेबाजी ये पाकिस्तान की रग रग में, इनका खून काटिएगा, हाथ कटेगा, खून निकलेगा तो उसमें से बेईमानी टपकती है खून की जगह। इनके धोखेबाजी की कुछ और कहानियां बताता हूं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि नया आर्मी चीफ कौन बनेगा। जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अब पाकिस्तान की मौजूदा सरकार यह तय करने में जुटी है कि किसे आर्मी चीफ बनाया जाए और उसे ऐसा कैसे ढूंढे कोई आदमी जो धोखा नहीं दे। उनको ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है जो धोखा देने वाला ना हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमेशा आर्मी चीफ के तौर पर ऐसे जनरल को सिलेक्ट करते हैं जिससे वो खुद को खतरा महसूस ना करे, लेकिन होता इसका उल्टा है। उदाहरण से आपको बताऊं, 2016 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तब के ताकतवर आर्मी चीफ राहिल शरीफ के रिटायरमेंट के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को चुना कि राहिल शरीफ जैसे जनरल से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन बाजवा ने बाद में नवाज शरीफ को ही किनारे लगा दिया और इमरान खान को सत्ता में ले आए। बाजवा के राज में ही इमरान खान 2018 से 2022 तक 4 साल तक सत्ता का सुख भोगते रहे। बाजवा को भी लगा होगा कि इमरान खान भी मेडल उडल बेचने वाला, इधर उधर का काम करने वाला है, मैं भी वही करता हूं, दोनों भाई सेट हो जाएंगे, तो वो इमरान खान को ले आए। लेकिन जब इमरान खान से बाजवा का मन भर गया और इमरान खान सत्ता जाने के डर से बाजवा से टकराने लगे, तो बाजवा ने इमरान खान की कुर्सी छीन ली और इमरान खान को हटाकर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को सत्ता में ले आए। ठीक है, इमरान खान जितना नहीं होगा, ये भी तो होगा वही कैटेगरी का। इसी तरह से नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ का उदाहरण है। और ये तो बहुत दिलचस्प कहानी कि पाकिस्तान चलता कैसे है। जनरल परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने 1998 में आर्मी चीफ बना दिया था, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने ही नवाज शरीफ का 1999 में तख्ता पलट कर दिया। परवेज मुशर्रफ के आर्मी चीफ रहते ही पाकिस्तान की सेना करगिल में आई थी, घुस के प्लान बनाया था, लेकिन करगिल युद्ध पाकिस्तान हार गया। करगिल युद्ध के बारे में नवाज शरीफ का दावा था कि करगिल में मुशर्रफ के प्लान के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं पता था, यह सब मुशर्रफ का किया धरा था। करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की पिटाई के बाद नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से बर्खास्त करना तय कर लिया। नवाज शरीफ ने उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ जनरल जियाउद्दीन के साथ एक मीटिंग की और उन्हें आर्मी चीफ बनाना तय कर दिया। मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका के दौरे पर गए थे और श्रीलंका में ही मुशर्रफ को पता चल गया कि नवाज शरीफ ने एक मीटिंग की है और वो उन्हें हटाने वाले हैं। मुशर्रफ ने तुरंत कोलंबो से फ्लाइट पकड़ी, कराची आ गए और पाकिस्तान में अपने करीबी जनरल्स को और सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए कहा।
आनंद फानन में नवाज शरीफ ने जनरल जियाउद्दीन को आर्मी चीफ नियुक्त भी कर दिया और मुशर्रफ के रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की जगह जिसे आर्मी चीफ बनाया उसके कमांड को कोई और दूसरा जनरल मान नहीं रहा था। नवाज शरीफ को अंदाजा हो गया कि अब तो गए, मुशर्रफ तख्ता पलट करने वाला, तो उन्होंने कोलंबो से मुशर्रफ की फ्लाइट कराची में उतरने नहीं दी। उधर मुशर्रफ ने रावलपिंडी से इस्लामाबाद सेना को भेजकर नवाज शरीफ को हाउस अरेस्ट करा दिया कि रखो, तुम मेरा फ्लाइट नहीं उतरने दोगे, मैं तुमको घर से नहीं निकलने दूंगा। सभी सरकारी जगहों पर मुशर्रफ ने सेना लगा दी और रात को 2:50 पर मुशर्रफ ने ऐलान किया कि नवाज शरीफ युग का खत्म, अब मैं हूं पाकिस्तान का राजा, मतलब सर्वे सर्वा। इसके बाद जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान पर 1999 से लेकर 2008 तक 9 साल राज किया। पाकिस्तान में इस तरह की धोखेबाजी का पुराना इतिहास है और यह आजादी के अगले ही दशक से शुरू हो गया। 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तान की सरकार को बर्खास्त कर दिया और मार्शल लॉ लगाकर तब के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को कमान सौंपी। लेकिन 13 दिन बाद ही अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को हटाकर उन्हें निर्वासित कर दिया और खुद राष्ट्रपति बने। 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। जियाउल हक ने भुट्टो को, उनके मंत्रियों को, उनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, जिसे जियाउल हक के ऑर्डर वाला जुडिशियल ऑर्डर कहा जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर यह चलता रहता है। लेकिन अब आपको बताता हूं सऊदी अरब में क्या चल रहा है, और यह हमारे यहां जो सर तन से जुदा गैंग है उसको यह खबर देखनी चाहिए। पाठशाला में अब सऊदी अरब का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में लोगों के सर क्यों काटे जा रहे हैं, जिसे देखकर सर तन से जुदा गैंग कांप जाएगा। सऊदी अरब ऐसा देश है जहां मौत की सजा बहुत सामान्य है। सऊदी अरब में इस साल अब तक 144 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। और यह खबर आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे यहां जो लोग सोचते हैं, कहते हैं भारत में डर का माहौल है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, यहां तो आप खुले में सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब में देखिए किन बातों पर मौत की सजा दी गई। 144 लोगों को मौत की सजा दी गई है सऊदी अरब के अंदर। 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच, 10 नवंबर से 22 नवंबर इसके बीच 17 लोग मौत की सजा मिली। 17 लोगों को मौत की सजा, और इन 17 लोगों में से ऐसा नहीं है कि इंडिया के 4 सीरिया के, 3 पाकिस्तान के हैं, इसलिए आपको धर्म भी पता चल रहा होगा। 3 जॉर्डन के हैं और 7 सऊदी अरब के ही नागरिक हैं। इन लोगों पर ड्रग्स से जुड़े अपराध और प्रतिबंधित चीजों को रखने या बेचने से जुड़े अपराध शामिल। ड्रग्स रखा तो मौत की सजा और गर्दन उड़वा दी। इतना ही नहीं, मार्च के महीने में एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी गई। इसकी पूरी कहानी भी आपको बताऊं। इस साल जिन 144 लोगों को मौत की सजा दी गई उसमें से 47 लोगों पर राजनीतिक साजिश करने का आरोप था। 56 लोग हत्या के अपराध में शामिल थे। ज्यादातर केस में तलवार से सिर काटकर मौत की सजा दी गई। सिर काट दिए तलवार से, ये नहीं कोर्ट ने कहा फांसी, नहीं, सीधा काट दिए सर। तो हमारे यहां जो लोग कहते हैं यूसीसी नहीं आएगा, हमारे यहां का मुसलमान शरिया में जो लिखा है वो मानेगा, देखिए शरिया कानून से जब देश चलते हैं तो क्या होता है, ये सब भी मानिएगा। गर्दन काट दिए। साल 2021 में 67 और साल 2020 में 27 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां नशे से जुड़े अपराध को बहुत गंभीरता से लिया जाता है।
इन अपराधों के लिए वहां जीरो टॉलरेंस है, जीरो। वहां इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले या उसे सऊदी अरब में लाने वालों के लिए मौत की सजा है। दूसरे देश से नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले शख्स के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान है। तस्कर से नशीला पदार्थ खरीदने वाले डीलर को भी मौत की सजा हो सकती है। सऊदी अरब के नारकोटिक्स कानून के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने वाले और बार बार पकड़े जाने वाले अपराधियों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। अगर आप पहली बार नशे का कारोबार करते हुए पकड़े गए तो जेल होगी, आपको कोड़े मारे जाने की सजा मिल सकती है। और वो कोड़ा इतना आसान नहीं है बॉस, लगेगा ना मुंह से आवाज भी चली जाती है, इधर से कनेक्शन कट जाता है, इतना दर्द होता है। या फाइनेंशियल फाइन लगता है, जेल, कोड़े, फाइन तीनों झेलने पड़ सकते हैं। अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो सजा बढ़ जाती है और मौत की सजा भी हो सकती है। हालांकि सऊदी अरब में नशा करने वाले के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं। नशीला पदार्थ या ड्रग्स लेने वाले को 2 साल की सजा हो सकती है या फिर जज जो फैसला सुनाए उसके मुताबिक सजा हो सकती है। अगर कोई विदेशी नागरिक ड्रग्स लेता है तो उसे डिपोर्ट कर जाता है। अगर कोई छात्र नशा करते पकड़ा जाता है तो उससे नरमी बरती जाती है, उसे 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती या फिर उसे 50 कोड़े मारे जाने की सजा दी जाती है। ये ड्रग्स है। हमारे यहां इंडिया में जिन लोगों ने सर तन से जुदा कर दिया वो आज भी जेल में ही होंगे। अभी तो केस चल ही रहा होगा, अभी तो चार्जशीट फलाना ढिमकाना चलेगा, वहां काट देते हैं शरिया कानून। सऊदी अरब में ड्रग स्मगलर के खिलाफ लड़ते हुए या उसे पकड़वाते हुए किसी की मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। वहां नशे से जुड़ी चीजों को बहुत खराब माना जाता है। सऊदी अरब में एक दिन में 81 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया और यह तब हुआ जब साल 2018 में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो देश के जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से बदल रहे हैं और मौत की सजा को सीमित करेंगे। सीमित करने पे इतने लोगों को मार दिया। तब उन्होंने कहा प्रशासन ये देख रहा है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में ही मौत की सजा दी जाए। कई लोगों का मानना है कि सऊदी अरब में आए इस बदलाव के पीछे 2 महीने पहले का केस जुड़ा हुआ है। इस साल अगस्त में सऊदी अरब पुलिस ने रियाद के एक वेयर हाउस से 4.6 करोड़ नशीली गोलियों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यह अब तक की सबसे बड़ी रेड थी जिसमें 8,000 करोड़ की कीमत की नशीली गोलियां जब्त की। रेड में जो लोग पकड़े गए उसमें से 2 पाकिस्तान और 6 सीरिया के नागरिक थे। इसके बाद 2 महीने में इन लोगों के केस का निपटारा किया गया। कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। इसी साल 12 मार्च सऊदी अरब में एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी गई। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने इन 81 लोगों के नाम भी छापे। सिर्फ मौत की सजा नहीं हुई, इनका नाम छपा। यह बताया गया कि ये लोग मर्डर, आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन और अधिकारियों और प्रवासियों को टारगेट करने के आरोप में दोषी साबित हुए। इसके अलावा कुछ ऐसे अपराधी भी थे जिन पर दंगा और अशांति फैलाने, पुलिस कर्मियों की हत्या करने, लैंड माइंस प्लांट करने, हथियारों की स्मगलिंग के आरोप। नाम छाप के बकायदा बताया कि ये किया, देखो काट दिया इनको, मार दिया इनको, ताकि अगली बार कोई ऐसा करे ना तो हाथ कांपे उसके। यूरोपियन सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सऊदी अरब में एक दिन में कई लोगों को मौत की सजा देने का यह चौथा मामला है। साल 2016 में एक दिन में 47 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, एक दिन, जिसमें एक प्रमुख शिया नेता भी शामिल थे। साल 2019 में एक दिन में 37 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक शिया समुदाय से थे। आतंकवाद से जुड़े अपराधों में इन्हें सजा मिली। इससे पहले साल 1980 में मक्का की मस्जिद पर हमले के 63 दोषियों को एक साथ मौत की सजा दी गई। और हमारे यहां निर्भया के रेपिस्ट को भी फांसी पर लटकाने में 8 साल लग जाते हैं। सऊदी अरब में नारकोटिक्स और गंभीर अपराध के अलावा ऐसे कई अपराध हैं जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है, जैसे राजद्रोह, सीधा मौत, जासूसी, मौत की सजा, आत्महत्या के लिए उकसाना, मौत की सजा, रेप, गर्दन कट जाएगी, झूठे सबूत पेश करना जिससे किसी बेगुनाह को मौत की सजा हो जाए तो उसमें भी मौत मिलती है, कोर्ट में झूठी शपथ लेना या कोर्ट में पेश होने से बचना, धर्म का न मानना, हिंसक लूटपाट, आतंकवाद, होमोसेक्सुअलिटी, आईएसआईएस से संबंध,
इन सारे मामलों में मौत की सजा है वहां पर। और ऐसा हमारे यहां जैसा सालों साल नहीं चलता, सीधा हो जाता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरब दुनिया की सबसे महंगी और हाईटेक शहर है, नियोम सिटी बन रहा है। यह शहर 170 किलोमीटर लंबाई में बनाया जा रहा है। इसमें पेट्रोल डीजल की कोई कार नहीं होगी। यहां कॉलेज, अस्पताल, मॉल सब कुछ 5 मिनट की दूरी पर होंगे। सोलर एनर्जी से पूरे शहर में बिजली की सप्लाई होगी और भी बहुत सारी खासियतें हैं इस शहर में। सऊदी अरब इस शहर की पब्लिसिटी के लिए करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर रहा है। दुनिया भर के लोगों को इसमें रहने के लिए दावत दे रहा है और दूसरी तरफ वो लोगों को गला काटने वाली सजा दे रहा है। अब ऐसे में कौन लोग इस शहर में शरिया कानून के साए में रहना चाहेंगे, ये बताइए। तो हमारे यहां जिन लोगों को शरिया कानून समझ में आता है, वो भी देखें कि भारत में आपको खुद को बेगुनाह साबित करने का कितना मौका मिलता है, भारत में कितनी लिबर्टी है, भारत में आप सरकार को क्या नहीं बोल सकते और वहां क्या हो रहा है। पाठशाला में अब चीन का चैप्टर, जहां दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में दंगा हो। क्या था कि एक वक्त था जब चीन को विदेशी निवेश का मक्का कहा जाता था। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में अपनी फैक्ट्री लगा रही, इसी से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा। लेकिन अब हालात बदल गए। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में परेशान हो रही हैं और वो भारत की तरफ देख रही हैं। चीन में इन कंपनियों के लिए काम करना मुश्किल हो गया। आज आपको चीन में आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री की तस्वीरें दिखाऊंगा कि वहां कैसे दंगे भड़क गए। ताइवान की एक बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन, जो एप्पल के लिए आईफोन बनाती है। इसकी चीन में ज़ेंगझाओ में आईफोन बनाने की फैक्ट्री है। लेकिन यहां पर कल ऐसा हुआ कि सैकड़ों कर्मचारी वहां के सुरक्षा गार्ड से भिड़ गए। एक बार पूरा विजुअल दिखाइए, फिर आगे बताता हूं। आदमी के मुंह से खून निकल रहा है। बुधवार को सुबह होने से पहले ही सैकड़ों कर्मचारी अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए और सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गए। ये तस्वीरें उसी भिड़ंत की हैं। कर्मचारी खुद को आजाद किए जाने के नारे लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग उखाड़कर फेंक दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कर्मचारियों ने हाथापाई भी की और इस दौरान गार्ड्स ने कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। कर्मचारियों से भिड़ंत होने के बाद गार्ड्स की संख्या बढ़ाई गई। सड़क पर चारों तरफ पीपीई किट पहने गार्ड्स दिख रहे हैं और कर्मचारियों की पिटाई कर रहे हैं। कर्मचारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए गार्ड्स ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यह भी कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले तक दागे गए, जिसके कारण फैक्ट्री में चारों तरफ धुआं फैल गया। यह वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ। फॉक्सकॉन फैक्ट्री में हंगामा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंची और पुलिस के आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। कर्मचारियों को जमीन पर गिरा गिरा के मारा। पुलिस के डर के कारण कई कर्मचारी वापस फैक्ट्री के अंदर भी चले गए। यह दुनिया में आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री के अंदर का हाल दिखा रहा हूं। और यह उस फैक्ट्री में हो रहा है, उस अमेरिकी कंपनी के फैक्ट्री में हो रहा है जो लोग दुनिया को मानवाधिकार का ज्ञान देते हैं। और जब चीन में यह सब होता है तो मुंह पे ताला लगा लेते हैं। ज़ेंगझाओ की आईफोन फैक्ट्री में 2 लाख लोग काम करते हैं। इसे फैक्ट्री नहीं बल्कि आईफोन सिटी कहा जाता है। 5 से 4 आईफोन 14 यहीं पर बनती है। 5 से 4 करोड़ कह लीजिए। एक वक्त में यहां कर्मचारियों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। लेकिन चीन की जीरो कोविड पॉलिसी से यहां से कर्मचारी भागने लगे। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से कोविड संक्रमण वाले इलाके में कोई फैक्ट्री तभी चल सकती है जब फैक्ट्री क्लोज्ड लूप सिस्टम में चले, जिसका मतलब यह होता है कि कर्मचारियों को काम करना, रहना और खाना भी वहीं पर करना होगा।
कर्मचारी महीनों से फैक्ट्री के अंदर बंद थे। दिमाग का फ्यूज उड़ गया उनका कि क्या घर परिवार से नहीं मिले, वहीं रहे क्या। लेकिन एप्पल के मुंह से आवाज निकल रही है। इंडिया में होता तो देखिए, इंडिया में तो राजा की तरह लोग रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, सुविधाएं हैं। इंडिया से कोई ऐसी खबर आई, पूरी कोविड पॉलिसी ऐसी रही, अब इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया से कंपेयर कीजिए, यहां कुछ लोगों को चीन ही पसंद आता है। ज़ेंगझाओ की आईफोन फैक्ट्री में अक्टूबर से कैंटीन में खाना भी बंद कर दिया गया। कर्मचारियों को डॉर्मेटरीज में ही खाना खाना पड़ता था। इसी वजह से इसी महीने की शुरुआत में आईफोन की इस फैक्ट्री से कर्मचारी भागने लगे थे। आपको मैंने इसकी तस्वीरें भी दिखाई थी, ये तस्वीर आपको दिखाई थी। कर्मचारी फैक्ट्री की कांटेदार बाड़ को पार करके वहां से भाग गए थे। ये कर्मचारी रात भर लगभग 100 किलोमीटर का सफर पैदल पूरा करके अपने अपने शहर पहुंचे। इस घटना के बाद चीन की सरकार ने ज़ेंगझाओ शहर में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया। प्लांट के आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई, जिससे कर्मचारी भाग ना पाए। अब जब कर्मचारियों को महीनों से फैक्ट्री के अंदर ही रखिएगा तो गुस्सा तो फूटेगा ही। बुधवार को कर्मचारियों ने फैक्ट्री के अंदर भी तोड़फोड़ मचाई, जिससे जो हाथ में आया वो उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने से कर्मचारियों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, दवाएं मिल रही थी, यहां तक कि सैलरी तक नहीं दी जा रही। फैक्ट्री के अंदर साफ सफाई नहीं होती थी, कूड़े को उठाया नहीं जाता था, कूड़ा हाल में ही इकट्ठा किया जाता था। कर्मचारियों का कहना है कि असेंबली लाइन में कोविड और नॉन कोविड पेशेंट को एक साथ खड़ा कर दिया जाता था, जिससे कोविड का संक्रमण बढ़ सकता है। और यही अमेरिका एक दिन बैठ के भारत को मानवाधिकार का ज्ञान दे रहा था। लेकिन यही लोग, अरब के देश, पाकिस्तान, ये सब चुप हो जाते हैं जब चीन में उइगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है। और यही वेस्टर्न वर्ल्ड चुप्पी साध लेता है जब चीन में मानवाधिकार का ऐसा हनन होता है। चीन की हालत कैसे खराब है, इसे आप आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री की हालत से समझिए। फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होने से आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स की ग्लोबल सप्लाई कम हो गई है। ज़ेंगझाओ की आईफोन फैक्ट्री फुल प्रोडक्शन नहीं कर पा रही क्योंकि काम करने के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहे। फैक्ट्री को फुल प्रोडक्शन के लिए 1 लाख कर्मचारियों की मिनिमम जरूरत थी, लेकिन उसे नवंबर तक सिर्फ 2000 कर्मचारी मिले। 2000, 1 लाख चाहिए, मिल 2000 रहे। कर्मचारियों के फैक्ट्री छोड़ने की वजह से हालात यह हो गए कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपने कैडर और पूर्व सैनिकों को फैक्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहना पड़ा। जो कर्मचारी फैक्ट्री छोड़कर गए उन्हें वापस लाने के लिए 500 युआन यानी $70 का बोनस देने का ऑफर दिया गया। फिर भी जब पुराने कर्मचारी नहीं आए तो प्रति घंटे के हिसाब से कर्मचारियों को रखने का ऑफर दिया गया। इसमें कर्मचारियों को 1 घंटे का 30 युआन यानी करीब $4 देने का ऑफर फैक्ट्री की तरफ से दिया गया। जीरो कोविड पॉलिसी से चीन की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई, बुरी हालत में, क्योंकि कई शहरों में बार बार सख्त लॉकडाउन लगाया गया जो मैन्युफैक्चरिंग के हब है। चीन की टेक्नोलॉजी सेक्टर के हब शेंज़ेन शहर और चीन का फाइनेंशियल हब कहा जाता है शंघाई, वहां सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियों को लंबे वक्त तक बंद रहना पड़ा, जिससे ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ा। जैसे चीन में आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री से उत्पादन 30% तक कम हो गया और नए आईफोन की शॉर्टेज हो गई। फैक्ट्रियां बंद होने से भी कहा गया कि इस क्रिसमस के दौरान दुनिया में खिलौनों की शॉर्टेज हो जाएगी। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था बदहाल है और जीडीपी ग्रोथ इस साल सिर्फ 3.9% हुई है, जबकि चीन ने 5.5% का टारगेट रखा था। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन में निवेश बड़ा खतरा लगने लगा है, क्योंकि चीन के हालात ठीक नहीं है और चीन में जो हो रहा है उससे उनका प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, उनके क्लाइंट्स प्रभावित हो रहे हैं। आपको फॉक्सकॉन का ही उदाहरण देता हूं। जब चीन की फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन प्रभावित हुआ तो उसने भारत की तरफ देखना शुरू किया। फॉक्सकॉन का प्लान है कि तमिलनाडु में उसका जो प्लांट है वहां पर अगले 2 साल में कर्मचारियों की संख्या 53,000 बढ़ाकर 70,000 तक पहुंचाई जाए। हालांकि चीन की फैक्ट्री में 2 लाख कर्मचारियों की तुलना में भारत फैक्ट्री में अभी कर्मचारियों की संख्या कम है, लेकिन भारत में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्लान से सीधा संकेत यही है कि अब एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां चीन से प्रोडक्शन शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं। एप्पल के सब कॉन्ट्रैक्टर फॉक्सकॉन ने भारत में 2019 में प्लांट लगाया था और इस साल आईफोन 14 बनाना भी यहां पर शुरू हो गया। भारत में अभी आईफोन की असेंबलिंग एप्पल के 3 ग्लोबल सप्लायर करते हैं, जिसमें से फॉक्सकॉन, पेगैट्रॉन,
तमिलनाडु में और विस्ट्रॉन कर्नाटक में आईफोन्स बनाती है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 तक एप्पल हर 4 में से 1 आईफोन भारत में बनाने लगेगा। इसके अलावा एप्पल के मैक, आईपैड, एप्पल वॉच जैसे 25% प्रोडक्ट 2025 तक चीन से बाहर बनने लगेंगे, जबकि अभी सिर्फ 5% प्रोडक्ट्स ही चीन से बाहर बनते हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी क्या है जिसका इतना विरोध हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में सुन लीजिए। जहां कोविड संक्रमण है वो पूरा इलाका सील कर देते हैं, लोगों को घरों से निकलना बैन कर देते हैं, शॉपिंग मॉल, पार्क, स्कूल, दफ्तर सब बंद कर देते हैं, हर दिन लोगों का कोविड टेस्ट करते हैं, हॉस्टल में रहने वालों छात्रों को वहीं कैद कर देते हैं, फिर भी संक्रमण फैलता है तो पूरा शहर सील कर देते हैं। संक्रमित लोगों को शहर से दूर क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है। क्वारंटीन सेंटर में प्लास्टिक के टेंट में मरीजों को रखते हैं। होम क्वारंटीन में रहने वालों को स्मार्ट ब्रेसलेट पहनाया जाता है। स्मार्ट ब्रेसलेट से मरीज कहां जा रहा है ये ट्रेस किया जा सकता है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर किस तरह से लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसकी कुछ और तस्वीरें देखिए। यह वीडियो इसी महीने का है जिसमें बिना मास्क पहने एक लड़की को गार्ड्स एक इमारत से खींचकर बाहर निकालते हैं और जमीन पर पटक देते हैं लड़की को। उस लड़की के हाथ बांधकर सड़क के किनारे छोड़ देते हैं। यह वीडियो ग्वांगझो शहर का है। इसमें एक महिला अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए इमारत से बाहर निकल गई, लेकिन इमारत के बाहर ही एंटी कोविड पुलिस के जवान उसे रोक लेते हैं। महिला उनके सामने घुटने पर बैठकर रोती है, अस्पताल जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे नहीं जाने देते। चीन में सरकार की जीरो कोविड नीति से लोग कितने परेशान हैं ये भी आपको दिखाता हूं। ये वीडियो जो अब दिखा रहा हूं ये भी ग्वांगझो शहर का है। यहां लोगों ने गुस्से में आकर कोविड टेस्ट सेंटर तोड़ दिया। चीन में हर गली, नुक्कड़ और सोसाइटी में कोविड टेस्ट सेंटर बनाए गए जिससे कोविड को ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन अब लोगों का गुस्सा एकदम बाहर विस्फोट, ज्वालामुखी हो गया, तो वो ये सब भी कर रहे हैं। और आप सोचिए भारत में जिन लोगों को कैसे कोविड पॉलिसी बुलाए, ये किया वो किया, भारत में क्या किया नहीं किया, वो देखें कि चीन से अब तक कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा और हमारे यहां लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं। दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। भारत तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी कुछ लोग इसे श्रीलंका बताते हैं। इतना होने के बाद भी चीन में कोविड संक्रमण कम नहीं हो रहा। चीन में कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में पिछले 3 हफ्ते में कोविड के 2,53,000 केस मिले हैं। बीजिंग में कोविड से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। चीन के 49 शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है जिससे 41 करोड़ लोग प्रभावित हैं। जब दुनिया में कोविड लगभग खत्म हो गया और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है, तब अब चीन में कोविड से हाहाकार मचा हुआ है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी भी कुछ काम नहीं आ रही। वैक्सीन से कोई फायदा नहीं हो रहा। घंटी बज गई, पाठशाला खत्म करने का वक्त आ गया। लेकिन चीन के पास कोविड की दवा तो नहीं है, लेकिन आज आपको बताना था कि वो 28 करोड़ का एक डोज जिस दवा की आती है वो दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन है, उसका चैप्टर रह गया। तो वो कल आपको बताता हूं। आज तो घंटी बज गई। कल 8:50 में मिलते हैं। नमस्कार।